हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा से विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी अध्यायों के अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा लिया है। इस क्लास में हम आपके अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हमें किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। प्रश्न पूछ रहा है कि हमें किसी भी मिश्रण के जो अवयव है, उसके घटक है, उनको अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण के जरिए हमें समझाना है। तो देखिए, हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। यानी हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं देखते हैं जिनमें हम दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से किसी एक वस्तु को क्या करते हैं? अलग करते हैं। अब इसके देखो कारण क्या है। पहला कारण है उपयोगी सामग्री प्राप्त करने हेतु। हो सकता है हमारे पास कोई मिश्रण है, उसमें कोई जरूरी चीज हो और उसको हमें अलग करना है, हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस मिश्रण के घटकों को पृथक करते हैं। जैसे समुद्री जल से क्या प्राप्त करना? नमक प्राप्त करना। आप सब जानते होंगे समुद्री जल बिल्कुल खारा होता है और वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, लेकिन उसी समुद्री जल में जो नमक पाया जाता है वो नमक हमारे लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। और आप सब जानते होंगे कि वो नमक हमारे भोजन का क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। तो उस नमक की प्राप्ति हेतु हम क्या करते हैं? समुद्र के जल के साथ जो मिश्रण है, उस मिश्रण को अलग करके वहां से हम नमक की प्राप्ति करते हैं। दूसरा क्या कारण है? अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए। अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए, जैसे आपने अपने घरों पर भी अपनी माँ बहनों को गेहूं से कंकड़ वगैरह अलग करते हुए देखा होगा। तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उसमें से जो जरूरी चीज़ है, जो गंदगी है, वो अलग हो जाए और जो हमारे काम की चीज़ है वो अलग हो जाए। इसी तरह जैसे चावल में मिश्रित कंकड़ को हाथ से उठाकर अलग किया जाता है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। पहला उपयोगी सामग्री को प्राप्त करने हेतु और दूसरा किसी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने हेतु, ताकि हमारे लिए जो जरूरी चीज़ है, जो हमारे काम की है, वो चीज़ की हमें प्राप्ति हो जाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, निष्पावन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो देखो, पास में आपको एक चित्र दिख रहा होगा। एक महिला है, वो सूप की सहायता से क्या कर रही है? पदार्थों को साफ कर रही है। तो देखो, निष्पावन का मतलब क्या है? किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की एक विधि है, वो क्या है? निष्पावन है। यानी एक मिश्रण से उसके जो घटक है, उन घटकों को अलग करने की एक विधि है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। यानी इस विधि का उपयोग कैसे किया जाता है? इस विधि में जो पवन है, हवा है, उस हवा का उपयोग मिश्रण में से भारी और हल्के कणों को अलग करने में किया जाता है। जैसे बात करें किसान की, तो किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके गेहूँ वगैरह थ्रेसिंग कर ली जाती है, उसके बाद भी उसमें कुछ कचरा रह जाता है, तो अपनी माँ बहनें क्या करती है? सूप की मदद से उनको हवा जब तेज चल रही होती है उस समय ऊपर से नीचे की ओर गिराती है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। ताकि इससे क्या होता है? जो भूसा होता है वो हवा के साथ उड़ के अलग हो जाता है और जो अनाज है, भारी कण, वो एक स्थान पर अलग हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं, जबकि जो भारी अन्न के कण हैं वो पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट क्या बना लेते हैं? एक ढेर बना लेते हैं। इस प्रकार हवा के द्वारा मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विंजनिंग कहा जाता है। और अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कामों में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो बिल्कुल सरल है, आपको चित्र याद रखना है। जैसे हमारे घर पर गेहूँ वगैरह साफ करते हैं, एक सूप की मदद से उसमें भरकर हवा में थोड़ा ऊपर उठा के उसको नीचे की ओर क्या किया जाता है? धीरे धीरे गिराया जाता है, जिससे भूसा अलग हो जाता है और हमारा अनाज भी अलग हो जाता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो देखो, दाल से हमें क्या अलग करना है? एक तो भूसा अलग करना है और एक धूल के कण अलग करने हैं। तो देखो, खाना पकाने से पहले दाल का नमूना किस में डालेंगे? पानी में। किस में डालेंगे? उस दाल को पानी के अंदर डाल देंगे। खाना पकाने से पहले दाल का नमूना पानी में डालें, जिससे भूसे के जो कण हैं वो पानी में हल्के होने के कारण क्या करेंगे? ऊपर तैरने लग जाएंगे, जिसके कारण आप उन गंदगी को क्या करेंगे? आसानी से अलग कर लेंगे। जबकि जो गंदगी या रेत के कण हैं वो पानी के अंदर मिल जाते हैं और पानी क्या हो जाता है? थोड़ा गंदा हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? बर्तन को झुकाकर गंदे पानी को निकाल देंगे।
जिससे भूसी और गंदगी के जो अंश हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई कंकड़ वगैरह रह जाता है तो आप उसको हाथ से छान कर क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो ये क्या है, दाल से भूसा और गंदगी कुछ अलग करने का तरीका है। अगला प्रश्न, अगला है चालन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग होता है। चालन का मतलब क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो, छलनी का उपयोग दो ऐसे घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनका आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है, और इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को चालन कहते हैं। आपने अपने घर पर देखा होगा छलनी का उपयोग क्यों करते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह साफ करने होते हैं तो जो माँ बहन होती है वो उस छलनी के अंदर गेहूँ को लेके धीरे धीरे हिलाते हैं। उससे क्या होता है, तो उससे जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो वहाँ से गिर के, छलनी के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन छेदों से गिरकर अलग हो जाते हैं और गेहूँ ऊपर शेष रह जाते हैं। तो चालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों के अलग करने की क्या है, विधि है। ये कब काम आती है, जब जो मिश्रण है उसमें जो घटक है उसके आकार क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कोई छोटे कण है, कोई बड़े हैं। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ के अंदर जो कंकड़ वगैरह होंगे वो बिल्कुल छोटे होंगे, छोटी छोटी बारीक से बारीक, तो वो चलने से होकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छलनी के छोटे छोटे छेदों से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जबकि जो बड़े कण हैं वो छलनी के अंदर ही रह जाते हैं। इस प्रकार निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे रेत से आटा और कंकड़ से चोकर निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये चालन विधि है। जिसमें देखो पहला तरीका आपने घर पर देखा होगा अपनी माँ को गेहूँ वगैरह साफ करते हुए, जिसमें देखो ये छलनी है और छलनी के अंदर अनाज है और या फिर आटा होता है ना। जैसे हम घर पे आटा छालना है, आटा छालते तो क्या करते हैं, छलनी की मदद से छालते हैं, जिससे आटा अलग हो जाता है और उसके अंदर जो मोटे मोटे कणों के रूप में गंदगी है वो अलग हो जाती है। ठीक उसी तरह देखो, ये जैसे आपने देखा होगा ना, बजरी को जब छालते हैं उसमें क्या होता है, बड़े बड़े कंकड़ है वो यहाँ पर शेष रह जाते हैं और उसमें से जो बालू है वो यहाँ नीचे ढेर हो जाती है। तो इस विधि का उपयोग ऐसे दो घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके कणों के आकार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे पांचवा प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे। हमें रेत और जल को क्या करना है, अलग करना है। तो देखो, रेत और पानी के धूल के कणों के मिश्रण में बर्तन के तल में भारी कणों के बसने को क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। यानी इसी स्थिति में आप क्या करोगे, बड़े से एक थोड़ा पात्र लोगे, उसके अंदर दोनों को डाल दोगे। इससे होगा क्या कि जो रेत के कण हैं वो उस पानी की तली में क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। जब धूल के साथ पानी को हटा दिया जाता है तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवसादन और विघटन। इस विधि का उपयोग रेत और पानी को अलग करने के लिए किया जाता है। देखो आपको जैसा चित्र में दिख रहा है, ये अवसादन का चित्र है। इसमें देखो इस बर्तन में इसको क्या कर दिया, उड़ेल दिया, जिससे क्या हो गया, बालू के जो रेत के कण हैं वो यहाँ नीचे तली में बैठ गए। फिर हम क्या करेंगे, इस बर्तन को थोड़ा सा तिरछा करके किसी दूसरे पात्र में हम जल को ले लेंगे। इससे जल अलग हो जाएगा और रेत भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है, यदि हाँ तो आप इसे कैसे अलग करेंगे। क्या मिला हुआ है, आटा और चीनी, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनको हमें अलग करना है, कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे हाँ, गेहूं के आटे और चीनी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी के अंदर घोलेंगे। इससे क्या होगा, जो चीनी है वो चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी। सीधी सी बात है, चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी। और उसके बाद छानने के साथ चीनी के पानी को हम क्या करेंगे, सीप करेंगे। क्या करेंगे, सीप करेंगे और स्टीयर में पानी को वाष्पित करने के पीछे छोड़ देंगे। क्या करने के लिए, वाष्पित करने के लिए छोड़ देंगे। अब चीनी के समाधान के लिए क्रिस्टलीकरण द्वारा चीनी को अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा। मतलब जो चीनी वाष्पित होके उस स्टीयर में जमा हुई है, जब उसको हम कुछ देर के लिए ऐसा का ऐसा छोड़ जाएंगे तो धीरे धीरे जो वाष्पित हुई थी चीनी वो धीरे धीरे वापस कणों के रूप में आ जाएगी, यानी क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाएगी, है ना। और फिर हम आसानी से उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को चालन विधि कहते हैं। सिंपल सी बात है, आटा और चीनी अगर मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे क्या होगा, चीनी है वो पानी के अंदर घुल जाएगी, जबकि आटा है वो पानी के अंदर नहीं घुलेगा। फिर हम क्या करेंगे, छलनी से छान लेंगे, है ना, या तो छलनी से छान लेंगे तो पानी पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और आटा आटा अलग हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं करना तो हम उसको एक बर्तन में से गुजारेंगे और उसमें से जो चीनी का पानी है वो अलग हो जाएगा। अब चीनी का पानी जब अलग हो जाएगा फिर उसको हम किसी बर्तन में लेके क्या करेंगे, वाष्पित करेंगे, ऊपर से ढक देंगे। और जब वाष्पित करेंगे तो धीरे धीरे वो चीनी क्या होगी, वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाएगी। और फिर उसको हम कुछ समय के लिए ठंडा छोड़ देंगे।
तो फिर जो वाष्पित हुई चीनी थी वो पुनः छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। पंकिल का मतलब है जो गंदा थोड़ा जल है वो। तो देखो, पंकिल जल के एक नमूने को गिलास में लीजिए, गिलास में लेना है, इसे आधा घंटा बिना हिलाए क्या रखना है, पड़े रहना है। इसे कुछ समय के लिए बिना हिलाए डुलाए पड़े रहना देना है। इसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि गिलास की जो तली है उसमें कुछ मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के कण क्या होते हैं, पानी की तुलना में भारी होते हैं। अब आप जल को बिना हिलाए गिलास को क्या करेंगे, थोड़ा तिरछा करेंगे और उस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में क्या करेंगे, उड़ेल लेंगे, ले लेंगे। इस विधि को क्या कहेंगे, निस्तारण कहेंगे। क्या कहेंगे, निस्तारण। यदि गिलास का जल अभी भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है तो इसका क्या करेंगे, निस्यंदन, यानी कि पतली महीन जो फिल्टर पेपर होता है उससे क्या करेंगे, छान लेंगे। और निस्यंदन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का उपयोग करेंगे। और इस प्रकार का उपयोग करके हम पंकिल जल को क्या करेंगे, शुद्ध कर देंगे। और जल में जो अशुद्धियाँ है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। इस प्रकार जो आपका अशुद्ध जल था वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने कुछ रिक्त स्थान दी गई है, इनकी में क्या करनी है, पूर्ति करनी है। पहला है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। दूसरा है, किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। तीसरा, समुद्र के जल से नमक को किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, वाष्पन प्रक्रिया। चौथा है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है, उसके बाद स्वच्छ जल को पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य तथा असत्य। पहला कथन है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। नहीं, दूध और जल को अभी हम छान कर अलग नहीं कर सकते। दूसरा, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये भी गलत है। नमक और चीनी को हम निष्पावन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तीसरा, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा कर सकते हैं, छान कर ही तो करते हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण द्वारा किया जा सकता है, ये भी असत्य है। तो केवल कथन 3 क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न संख्या 10, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। सही बात है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में, किस प्रकरण में चीनी घोलना अधिक संभव होगा। क्या बोल रहा है कि जल के अंदर आप चीनी और नींबू का रस मिला के आप क्या बनाते हैं, शिकंजी या शरबत बनाते हैं। फिर आप उसको ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ डालते हैं, है ना। तो बोल रहा है इसके लिए पहले शरबत बना के फिर बर्फ डालेंगे, है ना। पहले शिकंजी में बर्फ फिर चीनी डालेंगे या पहले चीनी फिर बर्फ डालेंगे, कौन सा प्रक्रम अधिक उचित होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, चीनी को घोलने के बाद बर्फ को नींबू में मिलाया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, चीनी को घोलेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नींबू के उस रस में क्या करेंगे, बर्फ को मिलाएंगे। क्योंकि अगर बर्फ को पहले जोड़ा जाता है तो चीनी क्या होगी, चीनी कम घुलेगी। और यदि पानी को गर्म किया जाता है तो बड़ी मात्रा में चीनी को भंग करना संभव हो सकता है। इस वजह से हम पहले क्या करेंगे, पहले चीनी मिलाएंगे और जब चीनी पूरी तरह मिल जाएगी उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, उसमें बर्फ डालेंगे ताकि वो पूरा आसानी से ठंडा हो जाए। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।